ये बस एक नॉर्मल सा लड़का था, लेकिन जब ये दूसरी वर्ल्ड में रिइंकार्नेट होता है तब वो उस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनता है एक चीट स्किल के मदद से। इस लड़के का नाम फैम है, जो कि एक दूसरे वर्ल्ड में 10 साल पहले अचानक से रिइंकार्नेट हो जाता है। और जैसे ही वो एक दूसरी दुनिया में आता है, वो उसके सामने दो ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदों को देखता है। वो दोनों ही बंदे SSS रैंक के थे। तब ये पर्पल कलर का ग्रैंड मास्टर, जिसका नाम लाय था, वो अपना एक टेक्निक यूज करके लाय को एक माउंटेन में घसीट देता है और उसे लग रहा था कि वो जीत चुका है। लेकिन तभी वो ग्रैंड मास्टर उठता है और अपना एक मार्शल आर्ट्स टेक्निक की मदद से उसको वहीं पर दिखा देता है कि आखिर कौन बॉस है। अचानक से सीन चेंज होता है और हम फैम को देखते हैं, जो कि क्लासरूम में था और उसे देख के ऐसा लग रहा था उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। फैम के सामने उसके टीचर थे, जो कि ये बोल के जाते हैं कि कल मार्शल आर्ट्स एग्जाम का प्रैक्टिस चालू होने वाला है। फैम का शक्ल देखने लायक था, क्योंकि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। फैम अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन तभी वहाँ पर एक और दोस्त आता है, जो कि मोबाइल में उसे एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में एक लड़का, जिसका नाम ली था, वो कह रहा था कि आज मैं तुम लोग को एक चीज दिखाने वाला हूँ, और अगर ये जगह दिखाते दिखाते मैं मारा जाऊँ तो मुझे प्लीज याद रखना। उस वीडियो में उस जगह को देखकर फैम को लग रहा था, अरे अभी यही तो जगह मैंने अपने सपने में देखी, जहाँ पर दो ग्रैंड मास्टर एक दूसरे से लड़ रहे थे। फैम को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद ये सब वो इंटरनेट में सर्च करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक पैरेलल वर्ल्ड में एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट पूरी दुनिया को रूल करते हैं। उसे ये भी पता चलता है कि जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट होगा, उसकी जिंदगी उतनी ज्यादा बेटर होगी। इसका मतलब कि कल जो उसके स्कूल में मार्शल आर्ट्स का एग्जाम होने वाला है, वो कहीं ना कहीं तो रिलेटेड है। तो फैम को लगता है कि उसे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन उसे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए 10,000 रुपए देने होंगे। और क्योंकि फैम एक दूसरी वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हुआ है, तो उसे अभी दूसरी फैमिली भी मिली ही होगी। वो तो बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसकी ये वाली फैमिली थोड़ी सी रिच हो, क्योंकि उसे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। और अब कुछ देर बाद खोजते खोजते फैम अपने फैमिली के पास पहुंच जाता है, जहां पर जैसे ही वो अपने घर के अंदर घुसता है तो वो अपनी छोटी बहन को देखता है। वो एक छोटी सी बहन को अपने पास देखकर खुश हो जाता है और उसका गाल चिपने लगता है। कुछ देर बाद उसकी फैमिली एक साथ खाने बैठती है, जहाँ पर फैम अपने फादर से पूछता है, तो फादर, क्या मैं इस मार्शल आर्ट्स एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? मार्शल आर्ट्स का नाम सुनकर उसके फादर थोड़े से चुप हो जाते हैं और वहाँ से उठ के चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उसके फादर वापस आते हैं और बहुत ही खुशी खुशी कहते हैं कि ठीक है, और उसके सामने 10,000 रुपए रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन इस दुनिया में फैम के फादर एक अच्छे आदमी हैं, जो कि अपने बेटे के इच्छाओं को दबा के नहीं मारते। जहां हम ये भी देखते हैं कि फैम की मदर, जो एक हाउसवाइफ थी, वो भी काम करने लगती है, ताकि वो कुछ पैसे कमा कर हेल्प कर सके फैम की मार्शल आर्ट्स में। अगले दिन सुबह जब फैम के दोस्तों को पता चलता है कि उसने 10,000 रुपए देकर मार्शल आर्ट्स में एडमिशन करवाया है, तब उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने इस पे बेकार पैसे वेस्ट किए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। तभी हमें टीचर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि एक बंदा जिसका नाम वैंग है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, वो कल हमारे स्कूल को विजिट करने वाला है और वो तुम सबको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देगा। और उस लड़के को स्टेशन से पिकअप करने के लिए फैम को ही जाना होता है, क्योंकि उसके टीचर ने बोला था। इसके बाद हम फैम को देखते हैं अपने घर में, जो कि उदास सा बैठा था, क्योंकि ये सब काम में उसके फैमिली के बहुत सारे पैसे जा रहे थे। और तभी हम फैम के मदर को देखते हैं, जो कि 2 टाइप के पिल्स लाते हैं, जिनको ब्लड रिफाइनिंग पिल्स बोला जाता है। ये पिल्स मार्शल आर्ट्स एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, लेकिन ये पिल्स के दाम बहुत ज्यादा है, जो कि एक पिल के लिए 30,000 रुपए तक गए थे। तभी हम फैम को देखते हैं, जिसके स्टैट्स उसके सामने आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा लो थे, लेकिन उन पिल्स को लेने के बाद ही उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। ये चीज इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था कि इसकी भनक एक क्रिमिनल को भी लग जाती है। इसको क्रिमिनल नहीं कह सकते, ये एक बहुत ही बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है, जिसने अभी एक लड़की को कैद कर रखा है। दूसरी तरफ हमें वोंग को दिखाया जाता है, जो कि कल सुबह आने वाला था, लेकिन वो रात ही को पहुंच चुका है। और वोंग इसलिए इतनी जल्दी आया होता है ताकि वो उस क्रिमिनल को पकड़कर उस लड़की को बचा सके। दूसरी तरफ हम फैम को देखते हैं, जो काफी कंफ्यूज था और सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फैम को ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी फिर से बन रही है, मानो उसके शरीर की एक एक मसल ग्रुप्स टूट के फिर से बन रही हो। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसको बहुत ज्यादा पावर नहीं मिली थी, जिस वजह से वो सोच रहा था अगर मुझे मार्शल आर्ट सीखना है तो मुझे बहुत पैसे चाहिए होंगे। और हाँ, ये एक अच्छी बात है कि उन पिल्स को यूज कर लेने के बाद वो खत्म नहीं होते। इसके बाद ही अगली सुबह हम देखते हैं कि फैंग अपने दोस्तों के साथ सीनियर वोंग को पिकअप करने आया होता है। कुछ देर में उनके सीनियर वोंग वहां पर आ जाते हैं, और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वोंग को वो फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हुई थी। और वोंग इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो फैंग को देखते साथ समझ जाता है कि वो फ्लक्चुएशन फैंग की वजह से ही हुई थी।
वोंग इन सब के बारे में ज्यादा नहीं बोलता, वो एकेडमी में चला जाता है और एक बहुत ही अच्छा सा स्पीच देता है। और वोंग की मोटिवेशनल स्पीच सुन के वहाँ पर बैठे सारे स्टूडेंट्स काफी मोटिवेट हुए थे। अब आज का दिन जैसे ही खत्म होता है तो शाम को वो सब बाहर थे, जहाँ पर वोंग फैंग और उनके दोस्तों को, जो कि बस उनको पिकअप करने आए थे, उनको अपना फोन नंबर देते हैं और कहते हैं अगर कभी कोई मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैं यहाँ पर आने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं जिसे अपने घर में कुछ काम आ गया था, जिस वजह से वो अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर में जाता है। लेकिन जैसे ही फैंग ऊपर वाले फ्लोर में जाता है तो वहाँ पर उसी टॉप क्रिमिनल को देखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रिमिनल आखिर यहाँ पर कैसे आया, तो ये क्रिमिनल इनके पास रेंट पे रह रहा था। और तभी हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि कहीं से पता तो नहीं लग गया कि मैं वही क्रिमिनल हूँ, जिस वजह से वो पहले फैंग को अंदर बुलाता है और चुपचाप से वहाँ पर कुछ देर वेट करता है। लेकिन फैंग को उसे देख के ही पता चल गया था कि वो वही क्रिमिनल है जिसके ऊपर बाउंटी लगी है। वो जल्दी से जैसे तैसे करके वैंग को मैसेज कर देता है और बोलने लगता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लेकिन वो पूरी बात बोल पाता उससे पहले ही वो क्रिमिनल उसके ऊपर एक जानलेवा हमला करता है। और इसके बाद वो सोच रहा था कि ये सिटी मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ पर सब लोग आजकल मुझे जानते हैं। और इसके बाद वो फैंग को पूरी तरीके से खत्म करने वाला होता है ताकि कोई भी क्लू ना बचे। लेकिन अचानक से जो फैंग की पावर है जो कि उसको पिल से मिली थी, वो उसकी सारी थकावट को दूर कर देती है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। इस बार फैंग उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कहाँ ही लड़ पाता। और इस बार तो वो क्रिमिनल फैंग को पूरी तरीके से मार ही देता। लेकिन वहाँ पर तभी सीनियर वैंग आ जाते हैं और आते साथ एक ही शॉट में उस क्रिमिनल को बेहोश कर देते हैं। और इसके बाद वो वुमेन भी यहाँ से रेस्क्यू होकर चली जाती है। और इसके बाद शाम को हम वोंग को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि आखिर इसने एक टॉप क्रिमिनल को इतनी देर तक रोक कैसे लिया। उस क्रिमिनल के पास से बहुत सारे अच्छे सप्लीमेंट्स मिले थे, यानी कि बहुत सारे स्टोन्स और ब्लड रिफाइनिंग पिल्स भी, जिनमें से कुछ चीजें जो कि वैंग को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में नंबर 1 होने में बहुत मदद करेंगे। और इसके बाद वैंग कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें भी फैंग को बताता है। वो कहता है कि कौन सी पिल्स कब लेनी चाहिए, जैसे कि फैंग ने भी जो ब्लड रिफाइनिंग पिल्स ली है वो तब लेनी चाहिए जबकि एक ट्रेनर शुरुआती दौर में हो। और ये पिल्स ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन तक ही काम करते हैं इन्हें लेने के बाद। और जब तुम फाइनली एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हो उसके बाद तुम्हें एक पिल की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं ब्लड रिफाइनिंग एलिक्सियर। और हाँ, इसके बाद एक और पिल्स होता है जो कि बोन्स के लिए यूज किए जाते हैं। उन पिल्स का काम होता है कि वो धीरे धीरे हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर में वैंग एक पिल के बारे में बताता है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होता है। जब हमारा बॉडी ब्रेक थ्रू कर रहा होता है तब उस पिल्स का काम आता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ब्रेक थ्रू के दौरान डैमेज हो सकते हैं। आखिर में वैंग बोलता है कि इन मेडिसिन को कभी भी मत ले लेना, इनको लेने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। और इसके बाद हम वैंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा था और बहुत ही खुशी खुशी उन पिल्स को देख रहा था। वो उन पिल्स को अपने सिस्टम को दिखाता है और जहाँ पर हमें पता है कि कुछ देर पहले हमें उस सिस्टम में उन पिल्स की वैल्यू 40,000 दिखा रही थी। अब ये सारे पिल्स के आ जाने के बाद उस सिस्टम में उस सब की वैल्यू मिलके 2 मिलियन दिखा रही है। फैम 2 मिलियन में से कुछ पॉइंट्स को अपने अंदर ट्रांसफर करता है ताकि वो थोड़ा सा पावरफुल बन सके। और इसके बाद फाइनली जब फैम मेजर करता है तो उसकी पावर 113 कैलोरीज निकलती है। अगले दिन ही मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का सिलेक्शन चालू हो चुका था और उस सिलेक्शन में सिलेक्ट होने का जो पासिंग क्राइटेरिया था वो 112 पावर्स था। वहाँ पर मौजूद सारे कॉन्टेस्टेंट्स पूरी अपनी पावर लगा रहे होते हैं ताकि वो सबसे ज्यादा पावर तक रीच कर सके। फैंग भी अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि वो इस टेस्ट को क्लियर कर ले। धीरे धीरे वहाँ पर मौजूद सारे कॉन्टेस्टेंट हारने लगते हैं, लेकिन तभी भी हम देखते हैं कि फैंग अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। और फैंग की ये पावर को देख के वहाँ पर मौजूद सारे कॉन्टेस्टेंट अलग ही शौक में होते हैं। ये टेस्ट खत्म हो जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि फैंग की जो पावर लेवल निकली थी वो 149 निकली थी। ये पावर लेवल लगभग वैंग के समान है जो कि फैंग ने इतनी जल्दी हासिल कर लिया था। और अब फाइनली टाइम आ चुका था जबकि फैंग जाकर अपना रिजल्ट अपने फैमिली को दिखाए। जब फैंग अपने फादर को अपना रिजल्ट दिखाता है तो उसके फादर बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं। उसके फादर और साथ ही साथ उसके मदर भी बहुत ज्यादा खुश थे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग अपने सीनियर वैंग के पास जाता है जो कि उसको कांग्रेचुलेशंस बोलता है ये टेस्ट को क्लियर करने के लिए। और इसके बाद वैंग अपने मास्टर की बेटी से फैंग को इंट्रोड्यूस करवाता है। और इसके बाद वैंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और पास्ट को याद करता है जब उसके मास्टर जिंदा थे। ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उसके मास्टर ने अपनी जान दे दी थी। हालांकि वैंग ने अपने मास्टर को बचाने की कोशिश की थी ये कहकर कि अगर आप चले जाते हैं तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। लेकिन तब वैंग के मास्टर उसको डांट चले जाते हैं और कहते हैं अगर ऐसा तुमने किया तो तुम्हें पाप लगेगा क्योंकि वो एक बच्ची है। तभी हम प्रेजेंट में वैंग को देखते हैं जो कि अचानक से फैंग के ऊपर हमला कर देता है और उसको बोलता है कि तुम्हारी बॉडी अभी भी बहुत कमजोर है।
और क्योंकि अभी फैंग एक अच्छे स्कोर से पास हो चुका था तो वैंग उसको कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में बताता है जिसमें वो भी एडमिशन ले सकता है। उसमें से वैंग एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है जिसका नाम मॉड यूनिवर्सिटी था। अब वैंग ने टोटल 4 यूनिवर्सिटीज के नाम बताए थे, लेकिन मॉड यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उस यूनिवर्सिटी में लिटरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन्स आते हैं, तो वहाँ पर फैंग के लिए जो कंपटीशन होगा वो काफी ज्यादा होगा और वहाँ पर जो रिफाइनरी पिल्स मिलते हैं वो थोड़े सस्ते भी मिलते हैं। इसके बाद ही हम फैंग को देखते हैं जो कि स्टेशन में होता है और उसकी पूरी फैमिली साथ ही में वैंग उसको छोड़ने के लिए आई होती है। इसके बाद ही हम देखते हैं फैंग को जो कि फाइनली मॉड यूनिवर्सिटी के पास पहुंच चुका था और फैंग यूनिवर्सिटी के गेट को देख के ही चौंक गया था क्योंकि आखिर वो गेट कितना बड़ा था। और तभी वहाँ पर उसका एक सीनियर आता है जिसका नाम फैंकलिंग था, जो कि एक स्वॉर्ड को घुमाते हुए कहता है कि ये सच में एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद ही कहता है कि ये गेट हमें रिमाइंड करवाता है कि हमारी औकात जितनी भी बड़ी हो इसके सामने हमेशा छोटी रहेगी। हमें पता चलता है कि फैंकलिंग वैंग का एक राइवल है, जिस वजह से वो फैंग को भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग एडमिशन करवाने के लिए रिसेप्शन में अपना फॉर्म को उनको दिखाता है और वो रिसेप्शनिस्ट ये देख के हैरान थी कि फैंग 1 महीने के अंदर ही 2nd लेवल ऑफ बोन टेम्परिंग पर पहुंच चुका है, क्योंकि बहुत टैलेंटेड पर्संस को भी ऐसे लेवल पर पहुंचने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। जब वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कंफर्म होने के लिए फैंग का एक और टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो 2nd नहीं 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। और ये चीज सुनकर वहाँ पर मौजूद जितने जन भी थे सब लोग बहुत ज्यादा चौंक गए थे। और क्योंकि फैंग अभी एक बहुत ही अच्छे लेवल पर था तो जो जितनी अच्छे लेवल पर होगा उसको उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, तो वहाँ पर रहने के लिए उसे एक बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होटल भी दिया जाता है। फैंग को उसके होटल तक पहुँचाने के लिए वहाँ पर उसकी एक सीनियर यून उसको होटल तक पहुँचाने में हेल्प करती है। रास्ते में उसकी सीनियर यून उससे कहती है कि ये कॉलेज सच में एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, यहाँ तुम्हें सब कुछ बहुत ज्यादा लग्जरियस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर हर समय अपना माइंड को बहुत ही ज्यादा कूल रखना होगा, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज्यादा पेशेंस और धीरे धीरे बहुत ज्यादा थकावट भरा काम होता है। वेल कुछ भी हो, यहाँ पर फैंग अपना लग्जरियस होटल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। तभी पड़ोस में रहने वाला एक स्टूडेंट जिसका नाम चोंग था वो उससे मिलने आता है और कहता है कि फैंग तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। और इसके बाद चोंग कहता है कि तुम्हारा मास्टर वैंग जब यहाँ पर पहली बार एडमिशन लिया था तो मैंने सुना है कि उसने सब जन को एक ही दिन में हरा दिया था। वो सच में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है और मैं ये भी एग्री करता हूँ कि तुम तो अभी मेरे से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मैंने सुना कि तुम अभी 3rd बोन टेम्परिंग लेवल पर हो और जहाँ पर मैं तो बस 1 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। अब ये सब बातें खत्म हो जाने के बाद ये सब मिलकर एक फील्ड में जाते हैं, क्योंकि उस फील्ड में अभी सबको बुलाया गया था ताकि वो लोग मीटिंग कर सके। फैंग और उसके दोस्त तो टाइम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो लोग टाइम के बाद आते हैं वहां पर उनको घुसने नहीं दिया जाता, जिस वजह से वो लोग कंप्लेन करने लगते हैं और कहते हैं कि हम लोग बस 2 मिनट ही तो लेट हुए थे। लेकिन तभी वहां पर टीचर आ जाते हैं जो कि अपना ऑरा को रिलीज करते हैं, जिससे कि सब लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। टीचर बहुत ही गुस्से में और बिल्कुल सीरियसली कहता है कि जो लोग लेट हो गए हैं वो लोग यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। मॉड एकेडमी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एकेडमी है और हम सब तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम लोग डिसिप्लिन में रहोगे। और इसके बाद टीचर बोलते हैं कि जो जो लोग लेट हो गए हैं उनके 20 क्रेडिट पॉइंट्स हम लोग माइनस कर लेंगे। अगर आपको आइडिया नहीं है तो 1 क्रेडिट पॉइंट का दाम बाहर की दुनिया में 30,000 रुपए है और एक न्यू कमर को एकेडमी में बस 50 क्रेडिट पॉइंट्स ही दिया जाता है। और ये सुन के वहाँ पर जो लोग लेट हुए थे सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। तभी यहाँ पर धीरे धीरे सारे टीचर्स आ जाते हैं और एक से एक टीचर बढ़कर थे। आने के बाद वहाँ पर सारे टीचर्स मिलकर अपना ऑरा को रिलीज करते हैं, जिससे कि वहाँ पर बैठे जितने भी लोग थे सब लोग पीछे चले जाते हैं। लेकिन हमारा फैंग इस चीज को एक चैलेंज की तरह लेता है और वहाँ पर अपना पावर को रिलीज करते हुए वहीं पर डटे रहने की कोशिश करता है। ये देखकर वहाँ पर टीचर्स इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि तुम अभी तक एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बने, फिर भी तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और हम देखते हैं इसके बाद वहाँ के हेड मास्टर को, जो कि आता है और वो एक 8th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था। उसका ऑरा वहाँ पर मौजूद सारे लोगों से बिल्कुल ही डिफरेंट था। तब वहाँ पर जो सबसे पहला टीचर था वो कहता है कि तुम सबको एक सबसे हाई ग्रेड का ब्लड रिफाइनिंग पिल दिया जाएगा और साथ ही साथ कुछ देर में तुम लोगों का ट्रेनिंग भी हम लोग चालू करने वाले हैं। ट्रेनिंग सेक्टर में टोटल 9 फ्लोर्स है, लेकिन तुम जैसे बिगिनर्स को सिर्फ 4th फ्लोर तक ही जाने का इजाजत है। इस बिल्डिंग में मौजूद हर फ्लोर एक अलग अलग चीज को स्पेसिफाई करती है, जिससे कि तुम्हें मदद मिलेगी एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनने में। कंपटीशन का मेन रूल यही होता है कि जो जिस फ्लोर में एंड में रहेगा उससे उसी कॉलेज में असाइन कर दिया जाएगा। यानी कि बेसिकली यहाँ पर लोगों को एक दूसरे से लड़कर ऊपर जाना है, जिससे कि उसको एक अच्छा कॉलेज और अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके।
हमें ये भी बताया जाता है कि हर फ्लोर में ज्यादा से ज्यादा 400 लोग ही रह सकते हैं और अगर टाइम खत्म होने के बाद कोई दूसरे फ्लोर में आता है तो उसे वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ उसके 30 क्रेडिट पॉइंट भी ले लिए जाएंगे। अब इसका मतलब यही है कि जो जितना ऊपर जा सकता है उसको उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी को बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर फैंग बोलता है कि तो ठीक है, फाइटिंग चालू हो चुकी है और मैं तुम्हें मिलता हूँ 4th फ्लोर में। ये सुन के डोंग बोलता है कि अरे भाई कहाँ भाग रहा है, मेरे को तो लेके जा। हम देखते हैं फैंग जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो उसके सामने बहुत जन आते हैं, लेकिन फैंग के लिए वो कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। वो इतने ज्यादा वीक थे कि फैंग को लग रहा था कि इनको कोई क्लास 2 का बच्चा भी हरा सकता है। ऊपर जाते जाते वो सोच रहा था कहीं यहाँ पर वैंग ने मेरे को कोई गलत इंस्टीट्यूशन तो नहीं बता दिया, क्योंकि उसने बोला था कि यहाँ पर बहुत कॉम्पिटिटिव लोग मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर 1-2 को छोड़कर कोई भी सीरियस नहीं लग रहा था जो कि सच में मार्शल आर्ट सीखना चाहता हो। दूसरी तरफ हम डोंग को देखते हैं जो कि अच्छा खासा लड़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक मोटा आता है जो कि उसके पैर को खाने लगता है। अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि सबसे पहला था, जो कि 4th फ्लोर में पहुंचा था। नहीं पता क्यों, लेकिन वहाँ पर फैंगलिंग भी था जो कि वहाँ पर उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। करीबन 1500 स्टूडेंट्स में से 100 या 200 बंदे ही होते हैं जो कि 4th फ्लोर तक पहुँच पाते हैं। हमें पता है कि एक फ्लोर में ज्यादा से ज्यादा 400 लोग ही रह सकते हैं और धीरे धीरे 4th फ्लोर भी भर रहा था और अभी तक फैंग वहाँ पर नहीं पहुँचा था। लेकिन जैसे ही वहाँ पर डोंग आता है उसके 5 मिनट के अंदर ही फैंग भी वहाँ पर आ जाता है। फैंग 4th फ्लोर पर पहुँच तो गया था, लेकिन वो काफी डिसअपॉइंटेड और बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो वहाँ पर आते साथ जोर से सबको बोलता है कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में बस इसीलिए आया था ताकि मेरे को हाई कंपटीशन मिल सके, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सब लोग बिल्कुल कमजोर और 1 नंबर के गधे हैं। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फैंग को एक घमंडी पागल बुलाने लगते हैं। ये सब देखकर वहाँ पर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा दुखी था और सोच रहा था इस साल कोई अच्छा बंदा आया ही नहीं है। और तब प्रिंसिपल वहाँ पर अनाउंस करता है कि आधे घंटे के अंदर जो भी फैंग को हरा देगा उसे 1 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। बस एक रीजन मिल गया उन लोग को फैंग को मारने के लिए। अब 1 क्रेडिट पॉइंट के चक्कर में वहाँ पर सब लोग मिलकर फैंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन गाइस ये मत भूलना कि हमारा फैंग उसके मास्टर वैंग के लेवल पर पहुंच चुका है। तब फैंग और डोंग मिलकर वहाँ पर मौजूद सब लोग को बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हमें एक पिंक हेयर वाली लड़की दिखाई जाती है जो कि अचानक से फैंग के ऊपर हमला करती है। जैसे वो दिख रही है उसके ऊपर मत जाना, क्योंकि उसने वैंग को बहुत अच्छी टक्कर दी थी। लेकिन आखिर में फैंग उसको ब्लॉक कर लेता है एक दूसरे आदमी के फेस की मदद से। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की जिसके बाल ब्लू थे वो एक प्लान बनाती है जिससे कि फैंग और डोंग अलग अलग हो जाते हैं और फैंग को सब लोग घेर लेते हैं। जहाँ पर वो ब्लू वाली लड़की कहती है कि अब तुम क्या करोगे, और उसके बाद वो सारे मिलकर फैंग के ऊपर हमला कर देते हैं। फैंग बहुत ही मुश्किल से सबको एक साथ मैनेज कर रहा था, जहाँ पर वो ब्लू वाली लड़की दूसरी तरफ डोंग के ऊपर हमला कर देती है और क्योंकि डोंग तो आराम कर रहा था जिस वजह से वो आराम से डोंग को हरा देती है। दूसरी तरफ हम रिसेप्शन में बैठे हुए टीचर्स को देखते हैं जो कि ये देख रहे थे कि आखिर फैंग एक नॉर्मल सा लड़का इतना ज्यादा ताकतवर हुआ कैसे, क्योंकि उसके फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसा कोई है नहीं जो कि उसको ताकतवर बना सके। दूसरी तरफ हम डोंग को देखते हैं जो बहुत बुरी तरीके से हार गया था और यहाँ पर फैंग को तो बहुत मुश्किलें हो रही थी, क्योंकि लगभग 20 से 25 लोग उसके ऊपर एक साथ हमला कर रहे थे और फैंग सबके सामने सिस्टम का यूज भी नहीं कर सकता, जिस वजह से वो एक छोटा सा पिल खा लेता है जिससे कि उसे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। और जैसे ही फैंग को एनर्जी मिलता है तो वो हवा में उड़ने लगता है, जिसके साथ ही वह टाइमर भी खत्म हो जाता है। जिस टाइम के अंदर फैंग को हराने के लिए बोला गया था वो टाइम अभी खत्म हो चुका है, जिस वजह से फैंग को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। जहाँ पर प्रिंसिपल सबको कहता है कि ये बेइज्जती याद रखना, क्योंकि इतने टाइम में भी तुम लोग एक मार्शल आर्टिस्ट को भी नहीं हरा सकते। और अभी वहाँ पर मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे सबको ये मौका दिया जाता है कि वो लोग अपने अपने टीचर को चुने। अगले दिन सुबह हम सारे लोगों को देखते हैं जो कि अपने अपने टीचर को चुन रहे थे। हम फैंग को देखते हैं जिसे कि समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कौन से टीचर के पास जाना चाहिए। तभी फैंग का ध्यान एक टीचर जिसका नाम एंड्रयू है उसकी तरफ जाता है और वो टीचर बस चाहती है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा 20 स्टूडेंट्स हैं जिनको वो अच्छे से ट्रेन कर सके। जब फैंग वहाँ पर जाता है तो एंड्रयू कहती है कि मैं पहले से बता दूं कि अगर तुम्हें अपनी हेल्थ की चिंता है तो मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं पहले ही बता दूं जो भी मुझसे ट्रेनिंग लेता है वो काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग लेता है और उसकी हेल्थ कभी ठीक नहीं रहती। एंड्रयू को ये भी पता होता है कि जो फैंग का बैकग्राउंड है वो कोई बहुत ज्यादा रिच बैकग्राउंड नहीं है, जिस वजह से वो ये ऑफर करती है कि अगर तुम मेरे पास पढ़ोगे तो मैं तुम्हें अनलिमिटेड पिल्स देने के लिए रेडी हूँ। और क्योंकि तुम्हारे इस स्कूल में बहुत सारे दुश्मन हैं, क्योंकि तुमने आते साथ ही जो ये सब कांड कर लिया, इसीलिए तुम्हें हद से ज्यादा स्ट्रांग होना होगा, वरना तुम्हें कोई भी मार के चला जाएगा। अब ये सब चीजें सुनने के बाद वो ज्यादा नहीं सोचता और फैंग एंड्रयू के पास रजिस्टर करवा लेता है। अगले दिन से फैंग की ट्यूटरिंग क्लास चालू होती है, जहाँ पर वो सबसे पहले उसे कुछ बेसिक चीजें बताती है। एंड्रयू बताती है कि अगर तुम्हें सबसे पहले स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें अपनी बॉडी के सारे चैनल्स को खोलना होगा, जिससे कि तुम्हारे ब्लड को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले कि वो पास कर सके।
वो कहती है कि सबसे पहले तुम्हें ऑर्गन प्रोटेक्टिव पिल्स और बोन रिफाइनिंग पिल्स लेने चाहिए, जिससे कि तुम्हारे ऑर्गन सबसे ज्यादा बेस्ट रहेंगे, और ये बेस्ट होगा अगर तुम्हें रैंक 1 तक पहुंचना है तो। और इसके बाद एंड्रयू फैंग को कुछ ब्लड रिफाइनिंग पिल्स देती है, जिससे कि उसके बाकी गेट्स खुल सके। जैसे ही फैंग उन ब्लड रिफाइनिंग पिल्स को लेता है तो उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी फ्लो करने लगती है और उसके बाकी के गेट्स भी खुल जाते हैं। और ये देख के वो काफी खुश हो जाता है और कहता है, अरे एंड्रयू मैडम, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है कि आप मेरे टीचर हो। लेकिन ज्यादा करने की वजह से उसे 1-2 थप्पड़ मिल जाता है और वो सो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग, एंड्रयू और एक स्टूडेंट जो कि वही ब्लू वालों वाली लड़की थी, वो सब मिलकर किक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। और जैसे ही एंड्रयू एक किक मारकर वो दोनों को दिखाती है तो वो दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि एंड्रयू की किक काफी ज्यादा ताकतवर थी। तब एंड्रयू कहती है कि अगर तुम्हें ऐसे किक्स मारने हैं तो तुम्हें अपने ब्लड को एक जगह पर फोकस करना होगा, जिससे कि तुम्हारे किक्स की फोर्स 10 गुना हो जाएगी और वो काफी असरदार होगा। तब हम देखते हैं फैंग को, जो कि दिमाग लगाते हुए अपने बोन टेम्परिंग के साथ अपने ब्लड को मिक्स कर कर एक जगह पर बहुत ही असरदार किक मारता है। लेकिन वो थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्योंकि फैंग का जो पैर था उसमें क्रैक आ चुका था। अब शाम को फैंग हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन उसका पैर अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। हॉस्पिटल में जाके वो जब उन पिल्स को खरीदने की कोशिश करता है जिससे कि बोन्स ठीक होते हैं, तब उनका प्राइस देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि एक बोन ठीक करने वाले पिल्स का दाम करीबन 1 मिलियन रुपीस था बाहर के वर्ल्ड में। और अच्छा हुआ कि ट्रायल के दौरान उसने सारे क्लासमेट्स को हराकर कुछ पैसे कमाए थे, जिस पैसे की मदद से वो उस पिल्स को खरीद लेता है। और जब इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद वो वापस जा ही रहा होता है कि उसके सामने 3 सीनियर्स आ जाते हैं, और उन सीनियर्स के छोटे छोटे भाइयों को वैंग ने हराया था, जिस वजह से वो सीनियर्स कहते हैं कि मैं अभी वैंग को बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा और उसके बाद वैंग को दिखाऊंगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वैंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि आखिर वो उसकी टीचर की इज्जत की बात है। इसके बाद ही हम सबको फाइटिंग रिंग में देखते हैं, जहाँ पर एक सीनियर सबसे पहले हमला करता है फैंग के ऊपर, लेकिन फैंग उस अटैक को डॉज कर सीनियर को ही मार देता है। और हाँ, फैंग का तो अभी पैर भी टूटा हुआ है, लेकिन वो फिर भी लड़ाई कर रहा है। और इसके बाद फैंग अपनी टीचर की बोली हुई बात को याद करते हुए ऊपर जंप करता है और अपने सारे ब्लड एनर्जी को अपने पैरों पर इकट्ठा करके एक बहुत ही खतरनाक वाला किक उनके ऊपर करता है, जिससे कि वो तीनों ही सीनियर्स काफी बुरी तरीके से हार जाते हैं। रेफरी तो अलग ही शौक में था कि एक नया आया वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तभी हमें एक प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये सारी फाइट वहाँ पर पीछे से खड़े होकर वैंग भी देख रहा था। वैंग कहता है कि अगर किसी भी सीनियर को मेरे स्टूडेंट से परेशानी है तो वो मेरे से आकर डायरेक्ट लड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं फैंगलिंग को, जो कि वैंग और फैंग के साथ बैठा हुआ था। अब ये तो है कि फैंगलिंग अपने कोई काम के लिए ही वैंग के साथ बैठा हुआ है। अब कुछ देर बाद वैंग बोलता है कि कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ा टेस्ट होने वाला है। वैंग कहता है कि मुझे ये एग्जाम के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन फैंग तुम्हें जल्दी से जल्दी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सबको देखते हैं रिसेप्शन में, जहाँ पर टीचर इसी टेस्ट के बारे में कह रहे थे कि ये टेस्ट 1 महीने के अंदर चालू होने वाला है, और ये टेस्ट सिर्फ हमारे स्कूल के अंदर ही नहीं बाकी भी 5-6 स्कूलों के साथ होगी। तो ये काफी जरूरी है कि ये टेस्ट हमारे स्कूल में से ही कोई जीते, जिससे कि हमारे स्कूल की रेपुटेशन बने रह सके। जो भी इस कंपटीशन को जीतता है उसे बहुत सारे हाई ग्रेड के पिल्स और बहुत सारे बोन रिफाइनिंग पिल्स भी फ्री में मिलेंगे, और जो भी इस टेस्ट को जीतता है उसे 20% का बूस्ट भी मिलेगा। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल मिस एंड्रयू के ऊपर बहुत भरोसा लगाए बैठा होता है, क्योंकि उसके टीम में ही फैंग होता है। मुझे नहीं पता कि फैंग से सबको इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों है, लेकिन अभी उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलने वाली है। हम देखते हैं इसके बाद बहुत दिनों तक फैंग बहुत कड़ी ट्रेनिंग करता है। उसको तो एक वेपन भी दिया जाता है, लेकिन वो उस वेपन को अच्छे से चला नहीं पा रहा। यहाँ तक कि उसने उस वेपन को चलाते चलाते एक बार तो एकेडमी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो उस वेपन को यूज करना सीख जाता है, और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब फाइटिंग चालू होने वाली थी। ये मैच सच में मॉडर्न यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत ही बड़ी मैच है। अब इस कंपटीशन को मजेदार बनाने के लिए वहाँ पर वो होस्ट आता है, जो कि अपना नाम ल्यूक बताता है। और तब ल्यूक कहता है कि ये कोई नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं है, तो क्राउड्स प्लीज तुम लोग शांति से बैठना, क्योंकि एक बहुत ही इंटेंस मैच होने वाला है। और यहाँ पर फैंग की छोटी बहन भी आई होती है, जो कि फैंग को चीयर करने वाली थी। अगले सीन में हम फैंग की छोटी बहन और उसके कुछ दोस्त को देखते हैं, जो कि उसके पास आते हैं। उसकी छोटी बहन को देखकर फैंग काफी ज्यादा खुश था, और वो बोलता है कि अभी मुझे कुछ भी कर इसे जीतना होगा।
और इसके बाद ही हम ल्यूक को देखते हैं जो कि कहता है कि ये टूर्नामेंट चालू हो चुका है और अभी एक एक करके सारे टीम्स के लीडर स्टेज पे आएंगे। इसके बाद ही पहला एकेडमी आता है जिसके स्टूडेंट्स रेड कपड़े पहने हुए थे और उस एकेडमी का नाम जेंग्यू एकेडमी था और उस टीम के लीडर का नाम हैंग था जो कि अपने टाइम में एक बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट रह चुका था। इसके कुछ ही देर बाद हमें ग्रीन टीम भी दिखाया जाता है और येलो टीम भी दिखाया जाता है जो कि आते हैं। आखिर में ल्यूक हमारे फैंग की टीम को भी बुलाता है, कहता है कि ये टीम अभी अभी बनी है और इस टीम के लीडर का नाम फैंग है जो कि एक कंप्लीट न्यू स्टूडेंट है। और इसके बाद ही हमें सारे कैप्टन दिखाए जाते हैं जिनके पेयर्स मैच होने वाले थे, यानी कि आखिर ये सब लोग एक दूसरे से कैसे और किस फॉर्मेट में लड़ेंगे। और जैसे ही रिजल्ट सामने आता है तो हमें दिखाया जाता है रेड टीम ग्रीन टीम का सामना करेगी, जहां पर ब्लू टीम येलो टीम का सामना करेगी। और जब दोनों में से ही एक एक जन जीत जाएंगे तब उसके बाद दोनों में ही फाइनल्स को करवाया जाएगा। इसके बाद ही के सीन में हम देखते हैं कि पहला राउंड चालू हो चुका था जहां पर रेड और ग्रीन टीम के लीडर्स एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। जहां रेड टीम के लीडर का नाम तो हमें पता ही है जो कि हैंग है और ग्रीन टीम के लीडर का नाम सू है। सू बिना देरी करते हुए अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए हैंग के ऊपर हमला करता है। हैंग अचानक से हमले को देखकर थोड़ा चौंक गया था लेकिन उसे ब्लॉक कर लेता है और इसके बाद ये सू एक और अपना अटैक करता है जिसका नाम हेवनली क्लैश था, लेकिन नहीं पता कैसे हैंग उस अटैक को भी ऊपर जंप कर डॉज कर लेता है। और इसी के साथ हैंग अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करता है जिसका नाम द राइजिंग सन था, लेकिन इस बार सू ने एफर्टलेसली हैंग के सिग्नेचर मूव को भी ब्लॉक कर लिया था। वहाँ पर बैठी ऑडियंस बिल्कुल शॉक थी कि आगे क्या होने वाला है। जहाँ पर हम हैंग को देखते हैं जो अचानक से सू के पीछे चले जाता है और अपने स्वॉर्ड को सू के ऊपर रख देता है। और क्योंकि अभी हैंग का जो स्वॉर्ड था वो सू के चेस्ट के ऊपर था तो सू को लग रहा था कि उसका खेल खत्म हो गया, लेकिन तब हैंग ने अपने स्वॉर्ड को थोड़ा सा ढीला कर दिया था जिस वजह से सू को लगता है कि वो अभी भी बच सकता है। लेकिन ये सब हैंग का ही प्लान होता है और जैसे ही सू हिलने की कोशिश करता है तो वो फिर से उसको हरा देता है। इसके बाद ही हम वैंग को और फैंगलिंग को देखते हैं जो कि एक साथ थे, जहाँ पर फैंगलिंग कहता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि सेकंड राउंड में तुम्हारा स्टूडेंट फैंग उसके सेकंड राउंड में टिकने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन वैंग उसे चुप रहने के लिए बोलता है और ज्यादा बकबक करने के लिए मना करता है। और इसके बाद ही हम ल्यूक को देखते हैं जो कहता है ठीक है ब्रेक ओवर हो चुका है और अभी टाइम है सेकंड राउंड का। सेकंड राउंड चालू होने से पहले ही हम देखते हैं फैंग के पास उसकी छोटी बहन आती है जो कि उसको रोते रोते कहती है कि प्लीज मत जाओ भैया। बेसिकली यहाँ पर उसकी छोटी बहन को उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन फैंग ये कहते हुए जाता है कि इतनी दूर आ जाने के बाद मैं इस अरीना से मुड़ नहीं सकता। इस मैच को पूरी वर्ल्ड वाइड में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। यहाँ तक कि हम फैंग के फादर को देखते हैं जो कि अपनी ऑफिस से छुट्टी लेकर टूर्नामेंट को ही देख रहे थे। दूसरी साइड हम रिपोर्टर को देखते हैं जो पहली बार फैंग का इंट्रोडक्शन दे रहा था। हर एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह ही फैंग का जो सिग्नेचर मूव था उसका नाम था द लेजेंडरी लायन रोर, और ये सिग्नेचर मूव को ऐसा माना जाता है कि ये 1 लाख में से एक बंदा ही कर सकता है। तभी फैंग का ओपोनेंट पूछता है तो क्या तुम सच में इसको यूज कर सकते हो, लेकिन सामने से फैंग कोई भी आंसर नहीं देता। कोई रिप्लाई भी ना मिलने के वजह से उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और ईगो पे लेके उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन उसके अटैक को फैंग ऐसे रोकता है जैसे वो कुछ था ही नहीं। फैंग स्टार्टिंग से ही अपने पावर्स को उसके सामने छुपा रहा था। और इसके बाद ही हम फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज करता है। उसने अपने वेपन को 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया था और एक हिस्से से उसने उसको एक नाइफ बनाकर उसके ऊपर हमला किया था। और इसके बाद फैंग अपने टीचर के सिखाए हुए मूव का इस्तेमाल करता है और इस अटैक को फैंग ने मास्टर कर लिया था, जिस से इस एक ही अटैक की वजह से येलो टीम बाहर हो जाती है और यहाँ पर ब्लू टीम यानी कि फैंग की जीत होती है। और फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि फैंग के हेटर्स अभी ये मैच देखने के बाद कुछ नहीं बोल सकते। हमें पता चलता है कि इसके बाद का मैच भी फैंग ही लड़ने वाला है क्योंकि अभी तक उसका मैच खत्म नहीं हुआ। तब हम येलो टीम के कैप्टन को देखते हैं जो सोच रहा था कि मैं कुछ भी कर इसका ट्रम्प कार्ड को निकाल के रहूंगा। आखिर एक न्यू कमर इतनी जल्दी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, और अगर वो ऐसे अटैक्स यूज करता है तो ज्यादा से ज्यादा पिल्स लेने के बाद भी वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन तभी हम फैंग को देखते हैं जो 2 गोली के साथ ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लेता है। ये देखकर कैप्टन तो बिल्कुल घबरा जाता है और बोलता है आखिर ये किस टाइप का आदमी है। तभी ल्यूक कहता है कि बस उसने ये 2 पिल्स खाकर अपने पावर को रिकवर नहीं किया, साथ ही वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ये सब सुन के वहाँ पर बैठे प्रिंसिपल और टीचर्स भी बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं और प्रिंसिपल कहता है कि इसके पास जरूर कोई मॉन्स्टर की बॉडी होगी जो इतनी जल्दी ये पिल्स को हजम कर पा रहा है। इसके बाद ही हम देखते हैं सेकंड राउंड चालू होता है जहां पर एक येलो टीम का बंदा जिसका नाम चेन होता है वो बिना इंट्रोडक्शन के ही फैंग के ऊपर हमला करना चालू कर देता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर एक ऐसा बंदा जिसने 2 महीने भी ढंग से ट्रेनिंग नहीं की वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है।
चैंग हमला पे हमला किए जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग को तो मजा आ रहा था। तब फैंग ऊपर जंप कर कर एक स्ट्रेट किक चैंग के छाती पर मारता है, जिससे वो एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है और हमारे हीरो ने सेकंड राउंड भी बहुत इजीली जीत लिया था। अब ये सब देखने के बाद वहाँ पर बैठी क्राउड बिल्कुल चौंक जाती है और हम देखते हैं ल्यूक बोलता है, तो क्या फैंग तुम्हें अभी भी कंटिन्यू करना है? फैंग अपना सिर्फ सिर हिलाता है और हम तब देखते हैं येलो टीम के कैप्टन को, जो सोच रहा था मैंने शायद इस बंदे को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। और इस बार बिना रेफरी को बोले हुए ही येलो टीम का कैप्टन खुद जाता है और फैंग के ऊपर हमला करने लगता है। फैंग मुश्किल से ही उसके अटैक को डॉज करता है और कंप्लेन करता है कि मैंने अभी तक पिल्स लेके मेरे बॉडी को रिकवर भी नहीं किया। लेकिन भूलो मत, ये हमारा फैंग है जिसके पास एक लेवल अप सिस्टम है। सबको हैरान करते हुए वो फिर से अपने कुछ स्किल्स की मदद से हवा में उड़ने लगता है। वहाँ बैठे टीचर सोच रहे थे कि आखिर इतने कम टाइम के अंदर इसको इतना कुछ प्रैक्टिस करने का टाइम मिला कहाँ से। और इसके बाद फैंग नीचे आता है और कहता है ये फाइट तो बहुत ही ईजी होने वाली है। और इसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं हवा में जैसे ये लोग ऐसे लड़ रहे थे कि किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा था। इन दोनों की फाइटिंग स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पर बैठी ऑडियंस उनको खाली आंखों से देख ही नहीं सकती। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि येलो टीम का कैप्टन ने अपने पावर को अचानक से अप कर लिया था। उसकी पावर करीबन 10 गुना बढ़ चुकी थी। ये देखकर अभी तक जो क्राउड फैंग को सपोर्ट कर रही थी वो कैप्टन की तरफ चली जाती है। फैंग उसके ऊपर अटैक करके उसको बीच में टोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पास भी नहीं जा पाता। कैप्टन ने अपने मार्शल आर्ट्स की हिडन ट्रिक को अपग्रेड कर कर एक शेर का रूप ले लिया था, जहां पर वही सेम फैंग ने अपना रूप बदल कर एक ब्लू फिनिक्स का रूप ले लिया था। और अभी फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी, वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक लास्ट पंच के साथ वो लोग फाइट को खत्म करेंगे। थोड़ा सा रिकवर हो जाने के बाद दोनों ही पूरी अपनी ताकत से एक दूसरे के ऊपर पंच करते हैं और आखिर में हम देखते हैं फैंग को, जो कि खड़ा था क्योंकि कैप्टन की ब्लड एनर्जी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी। मुश्किल से ही सही, लेकिन टोटल मिलाकर फैंग ने अभी 3 राउंड जिता दिया था और यहीं पर आज का कंपटीशन खत्म होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वैंग और फैंगलिंग को, जो कि डंजन के अंदर थे। दोनों ही डंजन बॉस को हरा के हाई लेवल के पिल्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। तब वैंग फैंगलिंग को बोलता है कि तुम तो बहुत ही कमजोर हो, तो अच्छे अच्छे पिल्स मैं रख लूंगा। तब हम देखते हैं फैंगलिंग को, जो कि चिढ़ जाता है और उसके बाद दोनों ही पावर अप करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है, जहां पर फिर से कंपटीशन चालू होने ही वाला था। यहाँ पर हमें बताया जाता है कल के मैच में से बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक नाम फैंग का भी होता है, और हो भी क्यों ना, आखिर उसने एक ही लाइन में 3 जन को हरा दिया। लेकिन अभी फैंग के सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसने इतना अच्छा खेला था तो उसको हाई लेवल के बंदों के साथ पेयर कर दिया गया है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसको हाई लेवल बंदों के साथ पेयर किया है, प्रॉब्लम ये थी कि उसको खुद के टीचर के साथ ही अगले मैच में लड़ना पड़ेगा। फैंग फटाफट रेस्ट रूम में जाता है और उसके टीचर, जिसके साथ उसकी फाइट होने वाली थी और उसका नाम जिंगडू था, फैंग कहता है कि मेरे को मेरे सीनियर से लड़ाई नहीं करनी। लेकिन तब जिंगडू से समझाता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और वैसे भी एक मार्शल आर्टिस्ट को अपने फाइट से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए, चाहे सामने जो भी हो। तुम्हारे सामने जो भी हो तुम्हें उसे मार गिराना है, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें डंजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। डंजन्स का नाम सुन के वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि फैंग और उनके दोस्तों को डंजन्स के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। वेल, इन सब बातों को साइड रखते हुए टीचर कहते हैं कि तुम्हारे फाइनल फाइट से पहले तुम्हारे ट्रम्प कार्ड को कभी भी रिवील मत करना। सबसे अच्छा यही होगा कि तुम अपने दोस्तों को अगले फाइट में जाने दो और कुछ देर के लिए रेस्ट करो। फैंग को भी लगता है कि उसने बहुत सारे मैचेस लड़ लिए हैं और उसे भी अपनी सीनियर की बात माननी चाहिए, तो वो अगले मैच में खुद जाने के बजाय अपने फ्रेंड डोंग और बाकी सारे फ्रेंड्स को जाने देता है। हम देखते हैं लड़ाई फिर से चालू हो चुकी थी, और अभी सेकंड टूर्नामेंट में सबसे पहले रेड कलर के ग्रुप के एक बंदे और यहाँ पर हमारी वो ब्लू वाली लड़की, मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो इसको ब्लू बालों वाली लड़की ही कहते हैं। दोनों के बीच में बहुत देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में वो ब्लू वालों वाली लड़की अपने पैर से रेड ग्रुप के लड़के के शरीर पे एक बहुत ही जोरदार लात मारती है, जिससे कि वो अभी और नहीं लड़ सकता। पहला मैच तो ब्लू टीम जीत जाता है, लेकिन इसके बाद रेड टीम में से रेड टीम के कैप्टन आते हैं, और अभी जो लड़ाई होने वाली थी वो रेड टीम के कैप्टन और डोंग के बीच में थी। फाइट जैसे ही चालू होती है तो डोंग कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कैप्टन वो एक रीजन की वजह से है, क्योंकि रेड टीम के कैप्टन ने डोंग के हमले को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर लिया था, और उसके बाद उस पर अपना स्पेशल हमला करने ही वाला था, और डोंग के पास कोई भी चारा नहीं था कि वो उस अटैक को रोक सके। वो अटैक लगने के बाद डोंग हार जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि उसका दोस्त फैंग सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद भी रेड टीम का कैप्टन रुकता नहीं है, और वो बोलता है कि एक और कॉन्टेस्टेंट को लाओ, जहाँ पर इस बार ब्लू टीम से चैंग नाम की लड़की आती है। चैंग ने आते साथ कैप्टन के ऊपर हमला करना चालू कर दिया था, लेकिन कैप्टन ने उस अटैक को डॉज कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन को, जो कि उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन चैंग ने उस अटैक को डॉज कर लिया था। तभी चैंग अचानक से एक रॉड की मदद से उसके ऊपर फिर से हमला करता है, और इस बार चैंग ने बिल्कुल एक रॉड को उसके सीने पर घुसा दिया था।
चैंग भले ही हार जाती है लेकिन वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बैठी ऑडियंस और बाकी सारे उसके टीममेट्स उसको सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भले ही तुम हार गई लेकिन तुमने अपना बेस्ट दिया है और पूरी कोशिश की है। तो अभी हम दूसरी साइड देखते हैं वैंग और फैंकलिंग को, जो कि बहुत तेजी से भाग रहे थे। उनको एक बहुत ही अच्छा ब्लड नर्चरिंग पिल तो मिला था, लेकिन उनका पीछा कर रहे थे 5th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट, और वो बहुत सारे थे जिस वजह से वो दोनों उनको मिलकर नहीं हरा सकते। तब वैंग मजबूरन में वो पिल को छोड़ देता है। सीन फिर से अरीना में शिफ्ट होता है। यहाँ पर ब्लू टीम पूरी कोशिश कर रही थी ताकि वो जीत पाए, लेकिन रेड टीम के कैप्टन के बदले में जो बंदा आया था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और उसने 2 मिनट से भी कम टाइम के अंदर में ही ब्लू टीम के एक बंदे को हरा भी दिया था। इस तरीके से फाइनल्स में पहुंचना फैंग की टीम के लिए मुश्किल होता जा रहा था। फैंग को हम देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा में था और सोच रहा था आखिर मैं अभी क्या करूं, लेकिन आखिर में कुछ राउंड्स ब्लू टीम भी जीतती है, जिस वजह से वो लोग फाइनली फाइनल्स में सिलेक्ट हो जाते हैं। फैंग की टीम ने फाइनल्स में अपना जगह तो बना लिया था, लेकिन फैंग की टीम में से ज्यादा बंदे बहुत ज्यादा इंजोर्ड थे। तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और सबको बोलते हैं कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो, और साथ ही फैंग वहाँ पर सबको मोटिवेट करने के लिए कुछ अच्छी बातें बोलता है जिससे कि वो लोग फिर से मोटिवेट होते हैं। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट टीचर को पूछता है तो फाइनल्स के लिए जो 3 बच्चे जाने वाले हैं आखिर वो कौन कौन है। टीचर ने बोला था कि ये डिसीजन तुम्हारे लीडर फैंग का होगा। ज्यादातर सारे बंदे इंजोर्ड थे। तभी वहाँ पर एक लड़की हाथ उठाती है और कहती है फैंग अगर तुम चाहो तो मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन उसकी टीचर उसके बारे में थोड़ी सी कंसर्न थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा जेंटल है। दूसरी तरफ हम सोशल मीडिया में देखते हैं जहाँ पर फाइनल टूर्नामेंट के बारे में हर जगह पर हाइप बनी हुई थी। इसके बाद फाइनली वो दिन था जहाँ पर फाइनल टूर्नामेंट चालू हो चुका था और हम देखते हैं दोनों मार्शल आर्टिस्ट को जो कि बॉक्सर्स थे। फैंग की टीम से जो बंदा आया था उसका नाम जिनवू था। अब ये सोलो लेवलिंग वाला जिनवू तो नहीं है, लेकिन ये जिनवू भी काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसकी जो स्पेशलिटी थी वो स्पीड और एजिलिटी थी, और उसी की मदद से उसने बहुत अच्छे अच्छे स्ट्राइक्स उसके ओपोनेंट पे लैंड करने में कामयाब रहा था। टूर्नामेंट की हालत से ऐसा लग रहा था कि जिनवू जीतने ही वाला है, लेकिन तभी अचानक से ओपोनेंट लेवल अप करता है और एक ही सेकंड के अंदर उसको हरा देता है, और उसके बाद स्टाइल से कहता है कि मैं सेकंड राउंड के लिए भी इधर ही रुकने वाला हूँ। और तब सेकंड राउंड के लिए फैंग ने उसी लड़की को भेजा था और उस लड़की का नाम हमें चेन बताया जाता है। वो आकर कहती है कि मैं तुम्हें हरा दूंगी, जिस वजह से तुम्हें पहले से ही सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन ओपोनेंट उसे अंडर एस्टिमेट करता है, सोचता है कि ये एक नाजुक सी लड़की है, और अपने मैजिक की मदद से एक फायर पंच चेन के ऊपर यूज करता है, जिससे कि वो यहाँ पर ही नॉकआउट हो जाती है। जैसे ही ल्यूक बोलने वाला था कि ब्लू टीम हार चुकी है, तभी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज होता है। चेन अचानक से उठने लगती है क्योंकि उसकी रिवाइवल पिल उसको फिर से ताकत दे रही थी। चेन तो वापस रिकवर हो चुकी थी, लेकिन उसको ओपोनेंट बेहोश हो गया था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मैजिक यूज कर लिया था, जिस वजह से अभी एक एक राउंड दोनों ही टीम के हो चुके हैं। और इसके बाद ये रेड टीम के एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को वहाँ पर बुलाया जाता है, जो कि आते साथ चेन के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है। लेकिन चेन भी अभी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करती और अपना एक स्पेशल मूव को यहाँ पर ट्राई करती है। वो मूव सच में इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसका हर एक अटैक जाकर उसके ऊपर लग रहा था कि रेड टीम हारने वाली है, लेकिन तभी वो बंदा चेन का पैर पकड़कर उसको नीचे पटक देता है, और इस बार वो बंदा एक ऐसा मूव यूज करता है जो कि उसकी फैमिली की ट्रेजर है। अगर ये मूव चेन को लग जाता तो हो सकता था चेन वहाँ पर मारी जाती, लेकिन सही टाइम पर फैंग वहाँ पर आके उस अटैक को रोक देता है। और इसके बाद फैंग उसको दिखाता है कि उसे लग भी कैसे रहा था कि वो ये टूर्नामेंट जीत सकता है, क्योंकि 2 मिनट के अंदर अंदर ही फैंग ने उसको बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। और अभी जो बैटल होने वाला है वो फाइनली 2 टीम लीडर्स के बीच में है। रेड टीम कैप्टन हैंग वहाँ पर बिना इंट्रोडक्शन के ही फैंग के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है, और फैंग तभी वहाँ पर अपना एक स्पेशल मूव यूज करता है, ब्लड ब्रस्ट फ्रेंजी। लेकिन तब हैंग भी उस अटैक को रोक देता है अपने ही एक मूव के द्वारा, जिसने कि फैंग के अटैक को मिड एयर में ही रोक दिया था। तभी हम देखते हैं फैंग को जो कि फिर से एक अटैक करने जाता है, लेकिन तभी हैंग उसके पीछे आकर एक डंडे से उसके सिर पर बहुत जोर से मारता है, जिससे कि फैंग को बहुत ज्यादा जोर से लगता है और उसको बहुत सारी इंजरीज भी होती है। लेकिन वो चुपचाप से कुछ पिल्स खाकर अपने सिस्टम की मदद से बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, और अब वो फिर से रेडी है फाइट बैक करने के लिए। दूसरी तरफ हम वैंग और फैंगलिंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बेड में थे, और वहाँ पर टीवी में यही शो को देखते हुए कहते हैं कि 2 पिल्स के साथ आखिर फैंग इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो रहा है। वापस बैटलफील्ड में हम हैंग शू को देखते हैं जो बहुत सारे अटैक्स यहाँ पर फैंग के ऊपर कर चुका था। फैंग उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाता है। फैंग अब इतनी बुरी हालत में है कि वो हिल तक नहीं पा रहा, यहाँ तक वो बात भी नहीं कर पा रहा। जब ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है और वो लोग टूर्नामेंट हार ही चुके हैं, तभी आउट ऑफ नोवेयर वो कहीं पर सिस्टम के अंदर चले जाता है और अचानक से पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। अब तुम इसे सिस्टम का मैजिक कह लो या चीट स्किल, लेकिन बाहर की दुनिया में वो सबको ऐसे दिखाता है कि उसने कोई रिकवरी पिल ली है। तभी हैंग शू बोलता है कि तुम्हारा कोई भी ओल्ड अटैक अभी मेरे ऊपर काम नहीं करेगा।
लेकिन द फैंग बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो अपने ट्रम्प कार्ड को यहाँ पर रिवील करते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। उस अटैक का नाम था टाइगर ब्रेक्स द आर्मी। हैंग शू ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यह अटैक सच में इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसी एक अटैक ने डिसाइड कर दिया था कि फैंग इस मैच को जीत चुका है। इसी के साथ टूर्नामेंट का पहला पार्ट खत्म होता है और ल्यूक बोलता है कि पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है। फैंग को ये समझ आ चुका था कि आखिर सिस्टम के साथ भी ये सब कितना ज्यादा हार्ड है, जिस वजह से अभी वो सिस्टम पे रिलाय करना कम कर देता है और खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है ताकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सके। कुछ देर बाद हम देखते हैं फैंग और उसके दोस्तों को जो कि जा रहे थे, तभी वहाँ पर उनके सामने बहुत सारे दोस्त आते हैं जो कि फाइनली रिकवर हो चुके थे और वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे और फैंग को कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। और उसके कुछ देर बाद वहाँ पर मिले हुए दोस्त सबको अलविदा कहकर अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर फाइनली फैंग भी अपने घर में जाने के लिए ट्रेन में बैठा हुआ था। फैंग न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कहता है कि मैंने इस मैच पे 2nd नंबर पर रैंक किया है। तभी वहाँ पर डोंग कहता है कि अगर तुम चाहो तो 1st नंबर पे भी आ सकते हो, बस तुम्हें वैंग को हराना पड़ेगा। फैंग पूरे जोश में था और कहता है कि मैं अपने बड़े भाई को हराने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी शाम को हम देखते हैं कि एक बहुत ही प्यारा मोमेंट के साथ फैंग फाइनली अपने फादर और मदर के पास जाता है। अब इसके बाद हमें अगली सुबह दिखाई जाती है, जहाँ बहुत आराम से और खुशी खुशी फैंग उठता है, क्योंकि आखिरकार वो उसका खुद का घर था जहाँ पर वो इतनी दिन बाद सो रहा है। वो हमें बताता है कि इतने दिन फाइट करने से उसका सिस्टम लेवल अप तो हुआ है, लेकिन इसके पीछे उसे 10 मिलियन रुपए खर्च करने पड़े और अब तो हद ही हो गई, क्योंकि नेक्स्ट अपग्रेडेशन के लिए वो उसका सिस्टम उसको 100 मिलियन रुपीज मांग रहा है। जैसे ही फैंग बाहर आता है तो वहाँ पर अचानक से एक ब्लैक गाड़ी आकर रुकती है, जहाँ से एक ऑफिसर निकल कर उसको बोलता है, सर फैंग पिंग, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफर है कि आपने इतना अच्छा खेला और मॉड इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है, तो उनकी तरफ से हम आपको एक नया घर गिफ्ट करना चाहते हैं। फैंग तो ये सुनकर अलग ही शौक में था और सोचा था, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वो सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करता है और ये अश्योर करता है कि ये एक लीगल वे में हो रहा है। और इसके बाद फाइनली फैंग अपने डैड और अपने मदर और साथ ही अपने छोटे सिस्टर को भी अपने नए घर में ले जाता है। वो नया घर सच में इतना बड़ा और इतना अच्छा था कि उसको देखकर उसके मॉम एंड डैड को तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर फैंग बोलता है कि चिंता मत करो, ये बिल्कुल लीगल वे से मिला हुआ है। और ये सुनने के बाद सबसे पहले तो उसकी छोटी बहन अपना रूम सेलेक्ट करने के लिए चली जाती है। इसके कुछ ही दिन बाद ही न्यू ईयर भी आ चुका था, जहाँ सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। फैंग भी अपने दोस्तों के साथ बैठा था और बोल रहा था कि मैं 2nd रैंक पे आया था। तभी फैंग को एक दोस्त का कॉल आता है, जो कि उसका पुराना दोस्त था, जो कि उसे एक फैमिली डिनर पर इनवाइट कर रहा था। फैंग अपने दोस्तों का चेहरा देख के कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम लोग को भी साथ लेके चलूंगा। और कुछ देर बाद फैंग और उसके दोस्त वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बुलाया गया था। वहाँ का एंट्रेंस देख के लग रहा था कि ये कुछ अलग सा ही जगह है। बेसिकली वहाँ का जो ऑरा था वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था। तभी अचानक पास में से एक लड़का गुजरता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो था। नहीं पता क्यों, लेकिन उस लड़के ने यहाँ पर फैंग और उसके दोस्तों को कुछ न कुछ बोल के तो गया था। और तभी फाइनली वहाँ पर वैंग आ जाता है, जो कि आके फैंग को कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत ही अच्छा खेला और तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। वैंग कहता है, तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन इस एकेडमी के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घमंडी है। और वैसे भी मैं तुमसे यही बोलने वाला था कि फैंग, तुमने जैसे परफॉर्मेंस अपने उस मॉड एकेडमी में दिखाई थी, वैसे ही मैं तुम्हें कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स को अपनी औकात दिखा दो। लेकिन फैंग का टूर्नामेंट तो अभी अभी खत्म हुआ था, जिस वजह से वो उसको मना करने की कोशिश करता है कि नहीं, मुझे लड़ाई तो नहीं करनी। लेकिन वैंग कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें फ्री में लड़ाई नहीं करनी होगी, इसके बदले तुम्हें कुछ हाई एंड के ब्लड रिफाइनिंग पिल्स भी मिलेंगे। फैंग कुछ देर सोचता है और सोचता है कि अगर मुझे कुछ ब्लड रिफाइनिंग पिल्स मिल जाए तो मेरा खर्च कम हो जाएगा। और फाइनली थोड़ा सा सोच लेने के बाद वो मान जाता है। और इसके बाद फैंग अपने दोस्तों के साथ और वैंग के साथ एकेडमी के अंदर जाता है और सीधा प्रिंसिपल के साथ बात करता है। फैंग ने उसके प्रिंसिपल के सामने एक प्रपोजल रखा था। वो कहता है कि मैं मॉड एकेडमी से हूँ और मैं अगर चाहूँ तो आपके स्टूडेंट्स को हरा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके स्टूडेंट्स से लड़ूं और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल बेकार हो आप उनको इस एकेडमी से निकाल दो, क्योंकि वो स्टूडेंट्स सिर्फ मजे के लिए और अपना टाइम पास करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। और उनसे बढ़िया आप अपने ब्लड रिफाइनिंग पिल्स और जितने भी एसेंशियल आइटम्स है उन बच्चों के ऊपर यूज करो, जो कि सच में मार्शल आर्ट्स को सीखना चाहते हैं और उनके ऊपर इंटरेस्टेड है। तब हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि बोलती है, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये चीज मंजूर है। इसके बाद ही हम वैंग को देखते हैं, जो कि एकेडमी के अंदर था और कहता है, हम लोग अभी एक फाइट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं।
इस फाइट के दौरान तुम लोग धीरे धीरे एलिमिनेट होते रहोगे और जो आखिर में बचेगा वही इस स्कूल का किंग होगा। और जैसे कि हमें पता है नैंगो एकेडमी यानी कि इस एकेडमी के बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है हम भी देखते हैं कि आखिर कौन सा एकेडमी हमें हराता है। हम देखते हैं इसके बाद ही फाइट चालू हो जाता है जहाँ एक बंदा मॉड एकेडमी से था और एक बंदा नैंगो एकेडमी से था। लेकिन सच कहा जाए तो ये फाइट बिल्कुल एक तरफा था, क्योंकि वैंग का जो दोस्त था वो भी करीबन वैंग के लेवल में ही था, जिस वजह से वो आराम से उसको हरा देता है। वो उसको एक मार्शल आर्टिस्ट के मैजिक की मदद से रोप बनाता है और पकड़ के उसको नीचे ही हरा देता है। अब अगर वो चाहता तो सेकंड राउंड के लिए जा सकता था, लेकिन वो फिर बैक कर जाता है और बोलता है कि फैंग को जाने देते हैं। और तभी हम देखते हैं हमारे फैंग को जो कि स्टेज में आता है और कहता है देखो किसकी हिम्मत है मेरे से लड़ने के लिए। फैंग ये सब जानबूझ के कर रहा था ताकि उनको भी लगे कि फैंग के अंदर भी थोड़ा ईगो है। तभी फैंग से लड़ने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम बहुत ही ज्यादा अजीब था। फैंग उसका नाम का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम तो सच में बहुत बेकार है। और अब उस लड़की के अंदर ईगो आ जाता है जिससे कि वो उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देती है। लेकिन हमारा फैंग तो उसे इजीली डॉज कर रहा था और साथ ही में उसके मजे भी ले रहा था और टाइम पास ना करके वो उसे एक ही हिट में हरा देता है। अब थर्ड राउंड के लिए यहाँ पर एक ग्रे हेयर वाला बंदा आता है जो कि यहाँ पर कुछ बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही फैंग उसको एक ही हिट में हरा देता है और उसके बाद कहता है कि छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं। और तब हम क्राउड को देखते हैं जो कि यहाँ पर फैंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तभी वहाँ पर फोर्थ राउंड के लिए एक और मार्शल आर्टिस्ट आता है और उसके आते साथ उसके फ्लेम्स और उसके ऑरा महसूस हो रहे थे। फैंग कहता है कि इसे कहते हैं अपोनेंट, अब मेरे को लड़ने में मजा आने वाला है। फैंग अपने वेपन को साइड में फेंक देता है और बोलता है कि मैं भी खाली हाथों से लड़ूंगा। लेकिन बहुत सारे पंचेस मारने के बाद भी फैंग के हाथ बहुत ज्यादा ब्लीड करने लगते हैं और दर्द भी करते हैं, लेकिन उसके ओपोनेंट के हाथ मेजरली कुछ भी नहीं होता। और क्योंकि फैंग मजे मजे में लड़ रहा था और अपनी पावर को यूज नहीं कर रहा था, जिस वजह से इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज उसको होता है, क्योंकि फैंग के ओपोनेंट ने उसका सबसे ज्यादा डेंजरस अटैक एक बहुत ही ज्यादा सही टाइम पे कर दिया था और फैंग के पास वहाँ से बच के भागने का कोई भी मौका भी नहीं था। और वो अटैक लग जाने के बाद फैंग बिल्कुल जल जाता है। अभी वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि वो उठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उठता है और अपनी पूरी ताकत से अपने फिस्ट की मदद से वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आखिर में वो लोग अपना पूरा एनर्जी लगाकर भी पंच करते हैं, लेकिन तब हम देखते हैं कि जो फैंग का पूरा एनर्जी था वो खत्म हो चुका था और फैंग हारना एफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मास्टर वैंग ने उसे जीतने के लिए बोला है। तब फैंग अपने सिर की मदद से उसके ऊपर हमला करता है और तब तक हमला करता है जब तक कि वो हार नहीं मान जाता। अब हम देखते हैं फैंग अपने कंट्रोल से निकल चुका था और उसको मार मार के उसको हरा देता है। और ये लड़ाई देखने के बाद तो वैंग खुद भी बहुत ज्यादा हैरान था। तब वैंग फैंग को रुकता है और स्टेज में जाके कहता है अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो वो अभी भी फैंग को चैलेंज कर सकता है। लेकिन फैंग की पागलपंती देखने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहता, जिसको देखकर वैंग कहता है अगर तुम्हारे अंदर बस इतना ही हिम्मत थी तो तुम लोग इतना ईगो किस बात का दिखा रहे थे। और फाइनली उस एकेडमी के बच्चों को समझ आता है कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। इसके अगले दिन हम देखते हैं फैंग को जो कि चल रहा था, जहाँ अचानक से टीचर लू उसको बोलती है कि तुम्हारे साथ मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, याद से मेरे ऑफिस में आ जाना। फैंग को समझ नहीं आता कि आखिर टीचर लू को उसके साथ क्या काम होगा, लेकिन जैसे ही वो एकेडमी के अंदर एंटर करता है तो वो तभी वहाँ पर फैंगलिंग को देखता है जो कि एक बंदे को पीट रहा था। बेसिकली ये एक टेस्ट मैच चल रहा था अपने पावर को टेस्ट करने के लिए। तभी फैंगलिंग कहता है तो फैंग तुम्हें भी मुझे पीटना है क्या, तुम इधर आ सकते हो। लेकिन तभी टीचर लू उसको एक ही मुक्के में उड़ा देती है। और इसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो टीचर लू के साथ जा रहा था, जहाँ पर टीचर लू उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती है। ये जगह हमने ब्रेक थ्रू के लिए बनाई है और सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि एक थर्ड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट, जैसे कि तुमने अभी फैंगलिंग को देखा कि वो थर्ड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है और वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर वो चाहे तो मिड लेवल के 10 मार्शल आर्टिस्ट को एक साथ संभाल सकता है। और मेरे को जितना पता है तुम अभी थर्ड लेवल में पहुंचने के लिए थोड़े से ही दूर हो, तो हमने यहाँ पर एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर जाकर ब्रेक थ्रू कर सकते हो। लेकिन जब फैंग वहाँ पर जाके उस जगह का प्राइस पूछता है तो वो प्राइस सुन के वो बिल्कुल ही चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो राजी हो जाता है वहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जब फैंग जाकर चेम्बर के अंदर बैठ के मेडिटेशन करता है तब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ब्लू पार्टिकल्स उड़ते हैं जो कि उसके मेडिटेशन को 100x तक गुना कर देते हैं। और तब फैंग अपने माना चैनल्स को एक साथ मेडिटेट कर उन सबको जोड़ता है, जिससे कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। और थर्ड लेवल पर पहुंच जाने के बाद वो फाइनली इतना ज्यादा खुश होता है कि वो टीचर लू को थर्ड लेवल के कुछ ब्लड मास्टरिंग पिल्स मांगने लगता है, लेकिन टीचर लू तो उसको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। और इसके बाद ही हम मॉड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को देखते हैं जो कह रहे थे कि अभी टाइम आ चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि हम कुछ बच्चों को डंजन में भेजें। लेकिन वहाँ पर दूसरे टीचर इस बारे में बहुत ज्यादा डाउट करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है।
क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिर डंजन्स के अंदर क्या क्या हो सकता है। चाहे हम बच्चों को भेजे या ना भेजे, हमें उनके ऊपर नजर तो रखना ही होगा। डंजन्स के अंदर क्या क्या निकल सकता है उसके लिए हमारी दुनिया बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि एक सीक्रेट ट्रेनिंग में जा रहा था, जो कि बस उन्हीं लोगों के लिए था जो कि 3rd रैंक पर पहुंच चुके हैं। तभी अचानक से वहाँ पर शू आती है जो फैंग को पूछती है, तो फैंग क्या तुमने मेरे टीचर को कहीं पर देखा है? फैंग कहता है नहीं मैंने नहीं देखा, और उसके बाद शू और फैंग दोनों ही अंडरग्राउंड जगह पर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर ट्रक से 2 जन की डेड बॉडी निकलती है। ये देखकर वो लोग बिल्कुल चौंक गए थे कि आखिर ऐसे कैसे कोई मर सकता है, और ये कैजुअलिटीज डंजन के अंदर ही हुई थी। और जहाँ पर हम शू के टीचर को देखते हैं जिसका हाथ बुरी तरीके से कट चुका होता है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कि 6 मार्शल आर्टिस्ट जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के थे वो बिल्कुल लापता हो चुके हैं। फैंग बिल्कुल अलग ही शौक में था और सोच रहा था आखिर डंजन में ऐसा क्या हो सकता है जो सब लोग मारे जा रहे हैं। कुछ देर बाद वो लोग उनका फ्यूनरल करते हैं, जहाँ पर वो लोग एक अच्छे काम के लिए मारे गए थे। जो लोग मारे गए थे उनके दोस्त और फैमिली मेंबर्स वहाँ पर रो भी रहे थे। दूसरे ही दिन सुबह हमें उसी टीचर को दिखाया जाता है जो कि सारे स्टूडेंट्स को समझा रही थी कि आखिर डंजन्स के अंदर क्या क्या था। टीचर कहती है कि ये डंजन का कॉन्सेप्ट करीबन 800 साल पहले आया था, जहाँ एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक की मदद से डंजन का गेट ओपन हो गया था, और हमने जब एंट्रेंस पे जाने की कोशिश की तो वहाँ पर ही बहुत सारे लोग मारे गए। सुनने को ऐसा ही आया है कि एंट्रेंस में ही लेवल 8 के मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर 22 डंजन्स है जिनके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं। और ऐसा भी मानना है कि उन डंजन्स के अंदर कुछ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं। इसके बाद ही क्लास खत्म होता है और हम देखते हैं टीचर को जो कि बाहर आते हैं, जहाँ शू अभी भी अपनी टीचर को लेके बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी। लेकिन तब टीचर कहती है कि चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती तो टीचर लू तुम्हें जरूर सिखाएंगे। लेकिन तब हम टीचर लू को देखते हैं जो कि कहती है कि पहले मैं इसका टेस्ट लूंगी और उसके बाद ही मैं देखूंगी इसे सिखाना है या नहीं। और तभी हम देखते हैं फैंग को जो कि इधर उधर की बातें करने लगता है ताकि शू को ये सब बातों का बुरा ना लग जाए। तब हम टीचर लू को देखते हैं जो फैंग को एक स्क्रोल देती है और कहती है कि जब तुम नीचे जाओगे डंजन के पास तुम्हें एक ओल्ड मैन मिलेगा जिसके व्हाइट हेयर्स होंगे, उसको ये स्क्रोल दे देना, और हाँ उसको ये कहना मत भूलना कि तुम्हारे बच्चे अभी भी तुमसे प्यार करते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं फैंग को जो कि एक स्टोर में गया था और उससे बोलता है कि मुझे कुछ हाई लेवल ग्रेड के पिल्स दे दो। कुछ हाई लेवल ग्रेड के पिल्स खरीद लेने के बाद अब वो लोग फाइनली रेडी थे डंजन में जाने के लिए। और अब फाइनली वही दिन था जहाँ पर वो लोग फाइनली डंजन में रेड के लिए जाने वाले थे। फैंग पिंग अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ उसके टीचर्स और साथ ही उसके कुछ अच्छे दोस्त भी थे जो कि उसके साथ जा रहे थे। जाने से पहले प्रिंसिपल कहते हैं कि अब तक तुमने जो कुछ भी सीखा है सब अभी दिखाने का वक्त आ चुका है। मुझे तुम लोग के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है कि तुम लोग ये रेड को क्लियर कर लोगे। और इसके बाद वो लोग एक बस में जाकर डंजन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ट्रिप के दौरान उनके बीच में एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस माहौल था, क्योंकि उनको अच्छे से पता है वो कोई मजे या खेल के लिए नहीं जा रहे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। अब वो लोग फाइनली डंजन के पास पहुंच चुके थे, जहाँ सबसे पहले टीचर नीचे उतरते हैं और वहाँ पर एक स्पेशल कार्ड देते हैं जिससे उनको वहाँ पर एंट्री मिल जाती है। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लॉबी था, जहाँ पर बीच में एक बिल्डिंग में बहुत सारे क्वेस्ट लिखे हुए थे। अब वहाँ पर मौजूद सारे पार्टीज को ये डिसाइड करना था कि आखिर कौन सा पार्टी कौन सा क्वेस्ट को पूरा करेगा। वहाँ एक ऐसा जगह भी था जहाँ पर वो लोग रेयर आइटम्स को एक्सचेंज या सेल कर सकते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर गार्ड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। फैंग को वहाँ पर अंदर घुसते साथ कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सा और एंशिएंट सा महसूस होता है। तभी वहाँ पर मौजूद गार्ड्स उनको कहते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो तुम्हारी जान जाना यहाँ पर पक्की है। एक सजेशन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कि तुम लोग कभी भी कुछ भी हो जाए एक दूसरे से अलग मत होना, वरना शायद तुम लोग मारे जा सकते हो। अब इसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर उनको एक रेड पोर्टल दिखता है। तब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फैंग डिसाइड करता है सबसे पहले वो जाएगा। जैसे ही फैंग उस पोर्टल को टच करता है तो वो बिल्कुल चौंक जाता है। फैंग को ऐसे देखकर बाकी सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और सोच रहे थे क्या फैंग को कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद फैंग कहता है रिलैक्स रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और इससे इरिटेट होकर फैंग का एक दोस्त उसको लात मार के अंदर घुसा देता है। जैसे ही फैंग अंदर जाता है तो वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है जो कि एक छोटी सी स्पेस थी, और वो जगह पूरी तरीके से मैजिक से बना हुआ था, जहाँ पर टीचर कहता है कि ये जगह धीरे धीरे डेंजरस होते जाएगी। सब लोग बिल्कुल चौकन्ने रहना, क्योंकि यहाँ पर तुम सब खुद को ही बस प्रोटेक्ट कर सकते हो। वैसे भी फैंग, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, इस जगह को पहले कंट्रोल करने के लिए 2 जन लगते थे। थोड़ा और आगे जाने के बाद वहाँ पर उनका गाइड उनको मिलता है जिनका नाम जनरल बो था। थोड़ा और आगे जाने पर वहाँ पर उनको एक बहुत ही बड़ा सिटी टाइप का दिखता है, जहाँ जनरल बो सबको कहते हैं कि ये पहले एक बहुत ही पीसफुल जगह हुआ करता था।
लेकिन जब से दुश्मनों ने हमला करना चालू किया है, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अगर देखा जाए तो पिछले साल ही ये जगह पर हमला करीबन 6 गुना हो चुके हैं। इसके बाद ही हम एक और ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि उन जगह को सबसे पहले सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है ये जगह तुम्हें पहले जानना बहुत जरूरी है। ये जगह तो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर यहाँ पर कोई मारा जाता है तो उसको दफनाने का जगह तक नहीं है। तभी हम टीचर को देखते हैं जो कहता है कि अभी फैंग तुम्हें थोड़ा सा आगे खुद ही जाना होगा। फैंग तो बिल्कुल ही चौंक जाता है और कहता है ये आप क्या बोल रहे हैं टीचर। लेकिन तब टीचर कहते हैं कि तुम हमारे जनरेशन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट हो और तुमने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें वैंग जैसा बनना है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि वैंग ने भी एक बार डंजन में बिल्कुल अकेले जाकर 5 लेवल के मॉन्स्टर्स को भी हराया है, तो तुम्हें थोड़ा सा खतरा तो उठाना ही होगा। तब फैंग डिसाइड करता है कि वो अकेले आगे जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाने ही वाला होता है उससे पहले ही वो उस जगह पर घूम जाता है। यानी कि हमारा फैंग अभी अपने टीचर्स और अपने दोस्तों से बिल्कुल बिछड़ चुका है और अभी फैंग पिंग के पास कोई रास्ता नहीं है ये अलावा कि वो अपने दोस्तों को खोजे। अब वो अपने दोस्तों को खोजते खोजते थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर कोई एक मास्क वॉरियर हमला कर देता है और हमारा फैंग बहुत तेज था जिस वजह से वो उसको नोटिस कर लेता है और एक ही शॉट में उसको नीचे गिरा देता है। फैंग पिंग बार बार बचा था, लेकिन जैसे ही वो पास जाके उसका लॉकेट देखता है तो उसे समझ आता है कि वो एक लेवल 3 का वॉरियर है। अचानक से फैंग को कुछ आवाज आता है और वो झाड़ियों में छुप जाता है। फैंग छुप के देख रहा था कि वहाँ पर और भी मास्क वाले वॉरियर्स आ चुके थे जो कि अपने साथी को मारा हुआ देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। फैंग झाड़ियों के पीछे से बिल्कुल ज्यादा टेंशन में भर गया था और सोच रहा था कि अगर इन्होंने मुझे खोज लिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। और यही होता है क्योंकि वो वॉरियर्स की को सेंस कर सकते थे तो उन्हें पता लग जाता है कि फैंग झाड़ियों के पीछे छुपा है। अब फैंग वहाँ से जितना स्पीड हो सकता है उधर भागता है, लेकिन उसके पीछे वो वॉरियर्स भी पड़ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि वो वॉरियर्स बिल्कुल भी कमजोर थे, वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। फैंग बस भागे जा रहा था और ये उम्मीद कर रहा था कि उसके दोस्त कुछ ना कुछ करके उसको खोज ले। दूसरी तरफ हम टीचर और उनके दोस्तों को देखते हैं जो कि उसके सामने वही डेड बॉडी देखता है जिसको कि फैंग ने मारा था। वो लोग भी फैंग को ही खोज रहे थे और इसके साथ टीचर को पता चल जाता है कि अगर फैंग ने ही इसको मारा है तो इस वक्त वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में होगा। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि अभी भी भागे जा रहा था और एक खुली जगह पर आ जाता है और अचानक से फैंग के सामने एक येलो कलर का शेर टाइप का दिखने वाला बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है। ये पीछे वॉरियर्स कम नहीं थे कि यहाँ पर एक शेर आ चुका है। फैंग को तो लग रहा था बस आज उसका जिंदगी यहीं पर खत्म होने वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो शेर जो कि वहाँ पर पीछे जितने भी वॉरियर्स थे सबको एक ही बार में हरा के मार देता है। और उसके बाद वो शेर फैंग के पास जाता है और उसको घूरने लगता है मारने के लिए, लेकिन कुछ देर में फैंग रियलाइज करता है कि वो शेर उसको नहीं घूर रहा, वहाँ पर मौजूद उसके एक मैजिकल स्टोन को घूर रहा है। तब फैंग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पास से उस मैजिकल स्टोन को निकाल के दूर फेंक देता है, जिससे कि वो क्रिएचर भी उसी के पीछे चले जाता है। और टाइम देखते हुए फैंग वहाँ से जितनी स्पीड में भाग सकता है उतनी स्पीड में भागता है। सोच रहा था कि यहाँ के क्रिएचर्स तो काफी बुद्धू हैं, लेकिन तभी अचानक से फैंग के पैर वहाँ पर जम जाते हैं क्योंकि उस शेर टाइप के देखने वाले क्रिएचर ने उसको पकड़ लिया था। और अब वो क्रिएचर फैंग को पकड़ के उसके अंदर से उसकी सारी वाइटल एनर्जी और उसकी सारी की को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे कि धीरे धीरे फैंग यहाँ पर कमजोर होने लगता है। लेकिन क्योंकि फैंग के पास तो एक सिस्टम है जिस वजह से उसकी जो की थी वो नॉर्मल बंदे से बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से वो क्रिएचर भी काफी ज्यादा हैरान था कि ये की आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा। अब वो क्रिएचर जितनी की उसको चाहिए था वो सारी की को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब उसका मन भर जाता है तो वो उधर ही जाके सो जाता है। और फैंग की की अभी तक खत्म नहीं हुई थी क्योंकि ये मान लो कि उसके सिस्टम की वजह से उसके पास इन्फिनाइट की थी। दूसरी तरफ क्रू का एक मेंबर जो कि फैंग को ही खोज रहा था और उसे पता है कि इस जंगल में एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि एक लेवल 8 मार्शल आर्टिस्ट से भी ऊपर है और अगर फैंग पिंग के साथ उसका मुकाबला होता है तो कोई चांस नहीं कि वो बच सकता है। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कुछ देर में अपनी वाइटल एनर्जी उस शेर को दे रहा था जिस वजह से वो सोए रहे। और इसके बाद ही फैंग देखता है कि कुछ वॉरियर्स जो कि उसका कुछ देर पहले पीछा कर रहे थे वैसे ही कुछ और वॉरियर्स उसके पास से जाते हैं और तभी फैंग डिसाइड करता है कि वो इस शेर का हेल्प लेके ही उनको मार देगा। तभी हम देखते हैं फैंग को जो कि उस शेर का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करता है और 2 मिनट के अंदर अंदर ही वो शेर उन सबको मार देता है और फिर से वहाँ पर सोने के लिए चला जाता है। और इसके बाद ही फैंग चुपके से जाता है और उन वॉरियर्स के सारे इंपॉर्टेंट चीजों को कलेक्ट कर लेता है जिसको बेच के वो कुछ पैसे भी कमा सकता है। तभी फैंग वहाँ से छुप के थोड़ा सा आगे जाने का डिसाइड करता है और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है तब फैंग वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज देखता है। वहाँ पर झुंड में बहुत सारे क्रिएचर्स थे जो कि व्हाइट कपड़े पहने हुए थे और उनके सिर के ऊपर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था। फैंग चुपचाप से फिर से उस शेर के पास आ जाता है और उसके पास ही बैठना प्रेफर करता है। तभी फैंग अपने सिस्टम के अंदर देखता है कि क्या वो अपग्रेडेशन कर सकता है,
लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए उसे 200 मिलियन रुपीस चाहिए और साथ ही साथ उसका सिस्टम उसे ब्लड का सेक्रीफाइस भी मांग रहा था, जिस वजह से फैंग डिसाइड करता है कि अभी मैं ये नहीं कर सकता। कुछ देर बाद हम फैंग को देखते हैं जो कि उस शेर के साथ बात करने की कोशिश करता है और उसको ये बोलता है कि मैं यहाँ से अगर चले जाता हूँ तो मैं ये वादा करता हूँ कि इसके बाद आके मैं तुम्हें बहुत सारा की दूंगा और साथ ही साथ मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे शिकार भी लाऊंगा। और ये कहने के बाद फैंग वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जैसे तैसे अभी फैंग ने अपने क्रू को खोज लिया था, लेकिन अपने टीचर्स और अपने दोस्तों को खोजते खोजते उसने बहुत सारे जन के साथ फाइट की थी जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस था। और जब फैंग वापस आता है तो उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। इसके बाद ही जल्दी से जल्दी फैंग को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ पर उसके टीचर्स उसके ऊपर क्वेश्चंस की बारिश कर देते हैं। तब फैंग कहता है कि मैं जब वहाँ पर था तब मैंने एक बहुत ही बड़ा क्राउड देखा था जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने थे और उनके पास एक अजीब सा सिंबल था। एक्चुअली वो सिंबल कुछ सन और फ्लावर्स जैसे दिख रहे थे। ये सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे हाई लेवल टीचर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वहाँ के लोग अगर चाहे तो ह्यूमैनिटी के ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। जल्दी से जल्दी वहाँ पर मौजूद सारे टीचर्स एक बहुत ही बढ़िया फोर्स को तैयार करते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उस फाइट के लिए ये लोग रेडी रहे। दूसरी तरफ हम फैंग के दोस्तों को देखते हैं जो कह रहे थे अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन फैंग ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था क्योंकि उसे पता है कि वहाँ के लेवल कितने ज्यादा हाई है और ये कोई प्रैक्टिस मैच भी नहीं है कि अगर कोई मारा जाता है तो उसको बचाया जा सकता है। लेकिन फैंग ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे ही हार मान जाए। वो टीचर से कुछ हाई लेवल के पिल्स मांगता है और इस बार टीचर मना नहीं करती। उन पिल्स के साथ वो थोड़ा सा रिकवर करता है और डिसाइड करता है कि उसे कुछ भी करके वैंग के लेवल तक पहुंचना होगा। तभी वहाँ पर एक और एलाई एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन लेके आता है जो कि फैंग को मिलती है क्योंकि फैंग ने अभी वहाँ पर अंदर जाके बहुत से लोगों को मारा है और वो वेपन अभी फैंग को बहुत हेल्प कर सकती है वहाँ पर जाके लड़ने के लिए। दूसरी तरफ हम सोल्जर्स और टीचर्स को देखते हैं जो कि बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अपने अपने वेपन को लेके। अगले ही पल हम फैंग को देखते हैं जो कि अकेले बैठ के थोड़ा सा मेडिटेट कर रहा था ताकि वो अपने सिस्टम की मदद से थोड़ा सा रिकवर हो सके और अपनी पावर को बूस्ट कर सके। इसके बाद ही हम फैंग को देखते हैं जो बाहर जाता है जहां उसको फैंगलिंग मिलता है जो कि इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो भी लेवल 4 में पहुंचने ही वाला था। अब मैच में जाने से पहले सारे स्टूडेंट्स को लेके समझाया जाता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस मिशन होने वाला है जहां सारे स्टूडेंट्स को सोल्जर्स की बात माननी होगी और उनके हिसाब से चलना होगा। और अब फाइनली वो लोग बैटल फील्ड में उतर चुके थे जहाँ सबसे एलाइड टीचर्स ये कंफर्म करते हैं कि अभी तक वो लोगों ने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को नहीं भेजा है। हमारे सामने जो एनिमीज है अभी वो सिर्फ 3rd लेवल या 4th लेवल के ही है। और वहाँ पर मौजूद एलाइड टीचर्स ऑर्डर देते हैं कि चलो फाइट को चालू करते हैं। फाइट चालू होते साथ वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल धरती कांप रही है। फैंग ने और डोंग ने मिलके अपना एक टीम बना लिया था और दोनों मिलके यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। धीरे धीरे वहाँ पर मौजूद सारे एनिमीज को वो लोग मार रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक 5th लेवल का एनिमी आता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके आते साथ मानो की फेवर बिल्कुल ही बदल गया था। फैंग और डोंग ने डिसाइड किया कि वो जाके उसको खत्म करेंगे, लेकिन तभी हम फैंगलिंग को देखते हैं जो बिना कुछ सोचे उसके ऊपर जंप कर देता है और कुछ देर लड़ने के बाद फैंगलिंग अपना बड़ा सा स्वॉर्ड उसके पेट के अंदर घुसा देता है और उसे मार डालता है। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स उनके ऊपर कैनन को लॉन्च कर देते हैं जिससे कि धीरे धीरे ह्यूमैनिटी की टीम जीतते जा रही थी। लेकिन ये देख के कि ह्यूमैनिटी की टीम जीत रही है वहाँ से खुद 8th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं और उनके आते साथ ही बैटलफील्ड की ऑरा बिल्कुल चेंज हो गई थी। मानो वो लोग ऐसे कह रहे थे कि तुम लोग मुझसे नहीं जीत सकते। अब वहाँ पर मौजूद सारे टीचर्स जो कि 6th लेवल के थे वो सारे उनके ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं, लेकिन कोई भी टीचर उनको अच्छे से हरा ही नहीं पाता। धीरे धीरे करके वहाँ पर मौजूद सारे सीनियर्स और सारे टीचर्स डिफीट हो रहे थे। माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस जा ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है प्रिंसिपल और बाकी सारे एलाइड टीचर्स की, और वो भी 8th लेवल के ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। यहाँ पर मौजूद सारे प्रिंसिपल्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के 8th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं और बाकी एकेडमी के प्रिंसिपल्स ने भी उनके ट्रस्टीज को बुलाया था जैसे कि रेड टीम के हैंग और बाकी सब। अब हम देखते हैं कि ये फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस जा रही थी। सारे प्रिंसिपल्स मिलके भी वहाँ पर एनिमी के जनरल को हरा नहीं पा रहे थे। तब हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि डिसाइड करता है तो अभी मुझे ये करना ही होगा। तब वो वहाँ पर एक सेल्फ सेक्रीफाइस अटैक करता है और वो अटैक इतना ज्यादा बड़ा था कि उससे कोई
भी मारा जा सकता था, जिससे कि वहाँ पर मेन एनिमी टीम का लीडर मारा जाता है। और क्योंकि एनिमी टीम का लीडर ही मारा जा चुका था तो वहाँ पर मौजूद बाकी एनिमीज का कोई मकसद था ही नहीं, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद एनिमीज खुद ही खुद को मार डालते हैं। और ये सब हो जाने के बाद वहाँ पर बिल्कुल सब लोग चुप हो चुके थे। तब वहाँ पर सारे प्रिंसिपल्स कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के बेटर के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारे प्रिंसिपल ने अपनी जान दी है और हम इस सेक्रीफाइस को कभी भी भूल नहीं सकते। और इसी के साथ हमारा ये सीजन भी यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज ये जरूर बताना कि आपको ये एनीमे आखिर कैसा लगा। और मैं एक छोटा सा गोल रख रहा हूँ, प्लीज 150 कमेंट्स पूरा कर देना। आपके डिमांड पर मैंने 1 घंटे की वीडियो लाई है, तो यार बस कमेंट में इतना बता देना कि ये एनीमे आपको कैसा लगा।